अच्छा है, देखो करना तो कुछ पड़ेगा हमें। और बिना किए तो कुछ बनेगा नहीं, सिंपल सी बात है। ये कुछ चीज़ें होती हैं जो हमें ज़रूरी है करना। नहीं तो चीज़ें होती नहीं हैं, वैसे फिलहाल फिर रुक जाती हैं, तो वही है अभी थोड़ा सा। लेकिन ये है कि साथ ही साथ अगर हम वो भी ध्यान दे दें कि भाई और भी चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं, सो चीज़ें बेटर हो सकती हैं, चीज़ें अच्छी हो सकती हैं। ये मैंने restricted made enable to view, you will be need disable restrictive mode। ये वीडियो क्यों रुकी हुई है? वॉइस चली गई थी और आप लोगों के साथ वॉइस आ नहीं रही थी। अब आ रही है वॉइस? ओके। लास्ट हमने कहाँ तक किया था बेटा? लास्ट पार्ट अगर हम बात करें कि कौन सी चीज़ डिस्कस की थी हमने, मतलब सिटीजनशिप में 5 6 7 कुछ हो गया इसके बाद 6 तक किया था या 7 तक किया था? तो शायद हमने 6 तक किया था, राइट?
मतलब वैसे तो मैंने बता दिया था वो सारी चीजें, लेकिन हमें सिक्स तक नहीं, हाँ सिक्स, सिक्स तक ही किया था, राइट है ना। हाँ, सेवन्थ हमें डिटेल में पढ़ना है, आर्टिकल सेवन। ओके, चलो इसमें हम फिर देख लेते हैं। सो आर्टिकल सेवन, एक बार रिकॉल कर लेना है आपको कि फाइव में क्या था। फाइव में बेसिकली इफ वी टॉक अबाउट द आर्टिकल फाइव, दैट इज सिटीजनशिप एट द कमेंसमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कॉन्स्टिट्यूशन का जब शुरुआत हुई, यानी 26 नवंबर अगर हम बात करें वैसे तो 1949। और वैसे जो हम अडॉप्ट करके शुरू किया गया, अडॉप्ट तो इस टाइम पे किया गया, और एकदम से वो जो रिपब्लिक और उस हिसाब से मनाया गया उसे 26 1955, 26 जनवरी 1950, राइट। फिर इसके बाद से हमारा इसमें ये था कि कुछ जैसे कि आप हु वाज बोर्न इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, या फिर उसके साथ साथ, और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अकॉर्डिंग, और अनडिवाइडेड इंडिया मतलब पाकिस्तान भी उस टाइम पे भारत में था, उस टाइम की बात कर रहा है आर्टिकल फाइव, ठीक है। आर्टिकल सिक्स भी वही बात कर रहा है, बट आर्टिकल सिक्स में मैंने डिस्कस किया था कि हमने इसमें एक बिफोर 19 जुलाई और 1948 के पहले जो माइग्रेट हो गए हैं, भारत में आ गए हैं, या भारत की टेरिटरी पर थे पहले से, क्योंकि भारत की टेरिटरी पूरी मानी जाती थी, तो वो यहाँ पर ऑटोमेटिकली सिटीजनशिप मिल जाएगी। उसके बाद जो आए हुए हैं उनके लिए एक गवर्नमेंट के बिहाफ पर एक अपॉइंट किया जाएगा ऑफिसर, और वो एक एप्लीकेशन बनाएगा, एप्लीकेशन आपका भरवाएगा और आपको सिटीजनशिप दे देगा। ये हमारा सिक्स में था। सेवंथ में हमें थोड़ा सा चलना है और इसको डिटेल में समझना है, ठीक है। तो इसमें आर्टिकल सेवन की बात करते हैं, राइट टू सिटीजनशिप ऑफ, ये है हमारा राइट ऑफ सिटीजनशिप of certain migrants to Pakistan, to Pakistan। अब यहाँ पर सर्टीन माइग्रेंट्स टू पाकिस्तान, ध्यान से समझना इस बात को। ये सिटीजनशिप है, कुछ जो सर्टेन माइग्रेंट्स हैं उनके लिए टू द पाकिस्तान। सो उनका एक सिटीजनशिप राइट पाकिस्तान के लिए कैसे क्या रहेगा, उस चीज को डिस्कस करते हैं। जैसे हमने अभी इसमें डिस्कस किया फाइव में और सिक्स में कि नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग इन आर्टिकल 5 and 6, a person who has after the first day of March 1947 migrated from the territory of India to territory now included in the Pakistan shall not be deemed to be a citizen of India। यानी आपके ध्यान से समझना, not with standing anything in Article 5 and Article 6, a person, इसमें a person who has after the first day of March, after the first day of March 1947, इस टाइम पे तो अभी हमारा 1948 के पहले की ही बात है, मार्च, और हमारा आज़ाद कब हुआ है, 15 अगस्त 1947। तो ये मार्च की बात है, फर्स्ट डे ऑफ मार्च, ठीक है, फ्रॉम द टेरिटरी ऑफ इंडिया, ठीक है, टू द टेरिटरी ऑफ
इस पॉइंट को समझना। वैसे बाकी की चीज़ें क्या है ना, जो अभी जो नई चीज़ें चेंज हुई हैं, जो आपके ओवरसीज वाला हो या वैसे हो, वो सारी की सारी तो बाद में हुआ कि हमारे पार्लियामेंट के ऊपर सारा रूल है, उसका सारा कुछ पार्लियामेंट के ऊपर पड़ा हुआ है। लेकिन यहाँ पर इंडिया टू द टेरिटरी, अगर करें टू टेरिटरी ऑफ कौन सा टेरिटरी जो अब पाकिस्तान में हो चुका है, ठीक है, टेरिटरी नाउ included in Pakistan shall not be deemed to be shall not be deemed to be citizen of India, ठीक है, सिटीजन ऑफ इंडिया। सो ये चीजें हैं। और इसके साथ साथ यहाँ पर एक चीज को समझना है, ये जो डेट दी हुई है, फर्स्ट डे ऑफ, अगर हम इसकी बात करें, मार्च 1947, ये किस कॉन्टेक्स्ट में दिया गया है, क्यों दिया गया है, इसको क्या जरूरी है, इस डेट का कुछ तो इम्पोर्टेंट होगा, है ना। सो इस डेट में, यानी ये सैटरडे का दिन था, मैं थोड़ा सा डिटेल में आपको समझा देता हूँ। सैटरडे का दिन था, 1 मार्च। पार्टीशन ऑफ इंडिया वाज फाइनलाइज्ड बाय द लॉर्ड माउंटेन, माउंट बेटेन जो थे, माउंटेन कह रहा हूँ, माउंट बेटेन, उन्होंने इस चीज़ को फाइनलाइज कर दिया था। और बाउंड्री के लिए भी बात हो गई कि ये हमारी बाउंड्री अब दोनों अलग अलग की जाएंगी, यानी इस दिन में फाइनलाइज किया गया है, इसलिए ये वर्ड रखा गया है इसमें, ठीक है। कि उस दिन जो उसमें उस बाउंड्री में चले गए, वहां के टेरिटरी में चले गए, पाकिस्तान जो आज है और इंडिया में, ये 1 मार्च, ऐसा नहीं कि 15 अगस्त को ही रात में लाइन खींची गई और आज़ाद कर दिया गया। इसके पहले ही डिसाइड हो गया, फाइनलाइज कर दिया गया कि हमारे आज यहाँ से दो कंट्री ऐसे ऐसे बनेंगी। और ये बाउंड्री कमीशन वाज इस्टाब्लिश्ड टू द पार्टीशन पंजाब एंड बंगाल। इसका भी बंगाल का कुछ हिस्सा पाकिस्तान में जाएगा, जो आज के डेट में बांग्लादेश है। पंजाब का हिस्सा वहाँ जाएगा, जो लाहौर, ये सारी चीज़ें वहाँ से जुड़ी हुई हैं, वहाँ भी पंजाब और सिंध है। सो वहाँ से भारत के हिस्से से वो जुड़ेगा। इट वाज ऑल्सो कल सेंट डेविड्स डे, इसको बोलते हैं, ये भी इसमें नाम दिया जाता है कई बार। लेकिन वो अलग बात है, वो हमारा मामला नहीं है, वो भारत के मामले के अगर हिसाब से बात करें तो ये चीज़ हमारी इसमें स्टार्ट की जा सकती है कि हमने जो पार्टीशन के हिसाब से हमने बेसिकली इसको देखा है, ठीक है। तो पाकिस्तान की बात के, पाकिस्तान शैल नॉट कैन बी डीम टू बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, ठीक है, क्योंकि बाउंड्री अब डिसाइड हो रही है। बाउंड्री के बाद भी आप कह रहे हो कि नहीं हमें वहीं रहना है, हम नहीं आएंगे अभी, सो बात वो हमारी वहां मान लिया गया कि चलो ठीक है, आप वहां रहना चाहते हो रहो। इसके बाद फिर 1948 की बात इसलिए की जाती है जुलाई में, कि उस टाइम पे जब अलग अलग किया गया ना, आज़ादी के बाद भी, मतलब 1947 के बाद जुलाई 1948 की अगर बात करें, जैसे गदर मूवी में जो दिखाया गया, थोड़ा सा झलक वहां की डाली गई है, उस चीज को उठाया गया है पिक्चर में, कि जो फर्स्ट वाले में, कि इतना लोग भाग रहे थे इधर उधर, ट्रेनों जला दी गई, खास करके इसमें जो पंजाब में जो सिख थे वो बहुत जलाए गए, बहुत मारे गए थे, बहुत सारी चीजें हुई थी। तो वो ऑल एक्चुअल में हुआ था उस टाइम पर, ऐसा नहीं कि केवल दिखाया गया, फिल्म है तो ऐसा दिखाया गया, फिल्म में भी पहले से ऐसा कुछ हुआ था। लगभग बहुत सारे लोग बोलते हैं कि दो तीन या कुछ ऐसे लाखों में, मतलब लोग मरे थे, लाखों में लोगों की डेथ हुई थी, ये चीज उस टाइम की बात कही गई थी। सो ये चीज था। एंड प्रोवाइडेड दैट नथिंग इन दिस आर्टिकल, अगर बात करें, सेल अप्लाई टू अ पर्सन हु आफ्टर हैविंग सो माइग्रेटेड टू द टेरिटरी नाउ इंक्लूडेड इन पाकिस्तान। इस पॉइंट को अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो, प्रोवाइडेड that nothing in this article shall apply shall apply to a person who after having so migrated to the territory so migrated to the territory
now included in Pakistan, has returned to the territory of India, has returned to the territory of India under a permit for resettlement, under a permit of resettlement, our permanent return, our permanent return issued by issued by or under the authority of any law any law and every such person shall shall for clause B of article 6 clause B of article 6 be deemed to have migrated to have migrated to the territory of India to the territory of India territory of India after the 19th July 1948। ठीक है, अब इसके बाद चलते हैं इसमें आर्टिकल 8 की बात करते हैं। आर्टिकल 8 व्हाट सेज, तो अगर बात करें राइट ऑफ सिटीजनशिप of certain person of Indian origin residing outside India। ठीक है, ये इसका क्या मतलब है, कैसे चीज़ें हैं, इस चीज़ को भी हम इसमें देखेंगे और समझेंगे भी। ठीक है, तो थोड़ा सा अगर हम इसे देखना समझना शुरू करें तो बहुत सारी चीज़ें हमें ऑलरेडी मिल जाएंगी। नॉर्मली तो हमारा इतना ही हर बुक्स में, मैक्सिमम जो बुक्स में दिया होता है आर्टिकल 8 में क्या है, तो इसके बारे में है, आउटसाइड इंडिया के बारे में, बट इसकी डिटेल हमें समझना बहुत ज़रूरी है। और फिर हम एक्विजिशन ऑफ सिटीजनशिप की बात करेंगे, फिर बाकी की बात करेंगे। ठीक है, तो इसमें आर्टिकल 8 है, दैट इज कि नॉट विद नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग इन आर्टिकल 5, एनी पर्सन, जो कोई भी ऐसा हो हुआ ईदर ऑफ whose parents or any of whose grandparents was born in India as defined of Government India Act 1935। अगर 1935 के अकॉर्डिंग, है ना, 1935 के अकॉर्डिंग जैसे आर्टिकल 5 में भी दिया है कि अगर उसमें से वो कोई पर्सन बॉर्न हुआ हो या उसके पेरेंट्स बॉर्न हुए हों या उसके ग्रैंड पेरेंट्स इंडिया में बॉर्न हुए हों, कौन से इंडिया में, जो 1935 में इंडिया था, यानी पाकिस्तान भी इंक्लूडेड रहा है उसमें। ठीक है, उस टाइम पे पाकिस्तान अलग नहीं हुआ था 1935 में, वो तो 1 मार्च 1947 में हुआ ना अलग पार्टीशन की बात। लेकिन उस टाइम पर पाकिस्तान में भी जो जन्म है ना, वो भी इंडिया का ही हिस्सा माना जाएगा। ठीक है, ये चीज दिमाग में बैठा लेना है। ओरिजिनली इनेक्टेड कब इनेक्ट हुआ, कैसे हुआ, वो आपका सिंपल सी बात है कि कंप्लीट इंडिया इंक्लूडेड पाकिस्तान, जो भारतीय यहाँ जन्मा है, हु इज ऑर्डिनरली रिसाइडिंग इन एनी कंट्री आउटसाइड इंडिया, भारत के बाहर कहीं भी हो, कहीं भी रहा हो,
वो भारत का सिटीजन होगा। ठीक है, उस टाइम की बात है, उस टाइम की। यानी अगर हम आपसे बात करें कि आर्टिकल 1935 यानी आपके हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के कमेंसमेंट से पहले जो भी लोग बाहर थे इंडिया के, अब वो कंप्लीट इंडिया के हिस्से में पैदा हुए थे, चाहे पाकिस्तान वाले हिस्से में क्यों ना रहा हो, अगर वो भारत में आके अपने आप को कहता है कि मैं यहाँ सिटीजन हूँ, तो उसे सिटीजनशिप दी जाएगी अगर उसके वो या उसके पेरेंट्स या उसके ग्रैंड पेरेंट्स कब भारत में 1935 वाले भारत में अगर जन्मा है या बॉर्न हुआ था, बॉर्न हुए थे, इनमें से कोई बॉर्न हुए, तो वो सिटीजन ले लिया जाएगा। आर यू गेटिंग ना माई पॉइंट? 35 के बाद हो या पहले, मतलब कमेंसमेंट से पहले, कॉन्स्टिट्यूशन कमेंसमेंट से पहले की बात है। 35 वाला आर्ट एक्ट इसलिए लिया गया कि 35 एक्ट में पूरा कंप्लीट इंडिया पाकिस्तान भी इंक्लूडेड था। ठीक है, इसलिए उसमें इस उसने ये कहा है, ये आर्टिकल ये कहता है कि 1935 में जो इंडिया था, उस इंडिया से अगर कोई बाहर गया था, तो हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन कमेंसमेंट जब हुई उससे पहले वो भारत का सिटीजनशिप ले लिया जाएगा उसको। वो अगर आके कहता है कि मैं जन्मा हूँ, चाहे पाकिस्तान में बॉर्न हुआ हो, चाहे इंडिया आज के पाकिस्तान में पहले का इंडिया था, वो कहीं भी हो, लेकिन वो इसने कहा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अकॉर्डिंग, उसमें जो डिफाइन किया गया इंडिया, उसके अकॉर्डिंग जहां भी जन्म हुआ होगा वो भारत का सिटीजन मान लिया जाएगा, अगर वो बाहर बाहर रह रहा है आउट ऑफ इंडिया, मतलब उस टाइम के आउट ऑफ इंडिया से। ठीक है, हाँ, ठीक है, यही चीज, वही चीज कही जा रही ना। तो कोई भी ऐसा होगा तो भारत का सिटीजनशिप माना जाएगा। समझ आया? हाँ, लेकिन 1935 का इंडिया लिया जाएगा। जितने भी आर्टिकल चल रहे हैं ना, ये सोच लो कि 5 से 11 तक सेम वही बात कही गई है उसमें। एक चीज याद रख, उसके बाद पार्लियामेंट अपना रूल बनाना शुरू किया था। ठीक है, पार्लियामेंट को अथॉरिटी दी गई है कि आप रूल बदल सकते हो, लेकिन एक्चुअली में शुरू में जो इंडिया रखा गया था वो वही इंडिया रखा गया था। और सिटीजनशिप की वो कॉन्स्टिट्यूशन के कमेंसमेंट से पहले की बात है। क्या था? वो अलग बात है। वो इसलिए देखो, वहां पर ना बनना डोमिनियन इसलिए था कि वो एबल था ही नहीं ना कि वो चला सके, कुछ कर सके। अलग तो हो गया जबरदस्ती में, लेकिन जबरदस्ती में अलग होना, फिर सपोज करो कि अब जैसे होता ना कई बार कि जैसे हम दो भाई हैं सपोज करो, या किसी फादर के किसी के दो बेटे हैं, एक बेटा सक्षम है हर चीज करने में, अब बंटवारा हो गया सो वो अपना कर रहा है, उसको कोई हाथ सपोर्ट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन फादर एक बेटे को बड़ा सपोर्ट कर रहा है, उसको बिजनेस करवा रहा है, उसको चीज, क्योंकि वो जानता है कि ये अभी उस लायक नहीं हुआ है कि ये चीजें कर पाए, ऐसा इस्टेब्लिश हो पाए, अभी इसकी जरूरत है सपोर्ट की। और हम इसे करेंगे, इसको मालूम ही नहीं कैसे सारी चीजें चलानी है, कैसे पार्लियामेंट चलाना है, कैसे चीजें होनी है, वो नहीं मालूम है इसको। और जब मालूम नहीं है तो हमें क्या करना चाहिए इसमें, हमें चीजों को ठीक करने की जरूरत है, वो उसका ये कहने का मतलब है यहाँ पर। ठीक है, इसलिए डोमिनियन रखा गया। अगर हम भी शायद उतना नहीं एबल होते तो हमें भी वो रखता है ऐसा। वो कई इस ब्रिटिश का ये रूल था कि जहां जहां भी छोड़ा है उसने, इसी बेस पे छोड़ा हुआ है, इसी बेस पे किया है उसने काम। ठीक है, कि हम अब छोड़ के जा रहे हैं, लेकिन आपको हम सही चीज करके जाएंगे, आपके लिए तकलीफ छोड़ के नहीं जाएंगे। ये हुआ। तो इसमें यही है कि ओरिजिनली रिसाइडिंग इन एनी कंट्री आउटसाइड इंडिया सो डिफाइंड शैल बी डीम्ड टू बी सिटीजन ऑफ इंडिया इफ he has been registered as a citizen of India by the diplomatic or consular representative of India in the country where he is for the time being residing on an application made by him. Therefore, to such diplomatic or consular representative before or after commencement of this constitution जो हमारे इंडिया का है, in the form
and manner prescribed by Government of Dominion of India or Government of India Act 1935। उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें, कोई अगर पर्सन हमारे यहाँ एज अ डिप्लोमेटिक या काउंसलर बन के, भारत का रिप्रेजेंटेटिव बन के हमारी कंट्री में रह रहा है, तो उसके लिए एक ऐसा है कि वो एक एप्लीकेशन के थ्रू वो हमारे भारत का सिटीजनशिप हो सकता है। ठीक है, और ये बिफोर आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन के रखा गया था। ठीक है, कि पहले भी अब बाद में भी ये आ सकते हैं, जा सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आर्टिकल 9 की बात करें। आर्टिकल 9 कहता है पर्सन वॉलंटरली persons acquiring citizenship of a foreign state not to be citizens, not to be citizens। इसका पर्सन वॉलंटरली एक्वायरिंग सिटीजनशिप ऑफ अ फॉरेन स्टेट नॉट टू बी सिटीजन, यानी यह है कि नो पर्सन शैल बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया बाय आर्टिकल 5 आर be deemed to be a citizen of India by Article 6 or Article 8 if he has voluntarily acquiring citizenship of any foreign state। सिंपल सी बात है, अगर कोई पर्सन किसी फॉरेन स्टेट की सिटीजनशिप ले लेता है तो भारत का सिटीजनशिप उसकी चली जाएगी, वो भारत का सिटीजन नहीं रह जाएगा। समझ आया? बस इतनी सी बात है इसकी। अब आर्टिकल 10 पे चलते हैं। आर्टिकल 10, आर्टिकल 10 क्या कह रहा है उस चीज को? आर्टिकल 10 कहता है, इसके बारे में पहले मैं लिख देता हूं, कॉन्टिन्यूएंस ऑफ द राइट ऑफ सिटीजनशिप। ठीक है, वॉइस अगर चली जाए ना बीच में, वैसे जाएगी नहीं, बट फिर भी जाए तो आप मुझे अपडेट कर देना थोड़ा सा कि हाँ नहीं आ रही आवाज। तो इसमें 10th नंबर ये कहता है बेसिकली कि every person who uh, is deemed to be a citizen of India under any of foreign provision of this part shall shall subject to the provision of any law that made by may be made by the parliament continue to be citizens such citizens। यानी सिंपल सी बात इसमें है, एक पॉइंट में यहाँ पर लिख देता हूँ। इसमें एवरी पर्सन, ठीक है, ये ध्यान रखना, every person who uh, is deemed to be a citizenship to be a citizen of India under any of foreign provisions, under of any foreign ये सॉरी, फॉरेन कह रहा हूँ, मैं गड़बड़ बोल रहा हूँ, इससे फॉरेन प्रोविजन नहीं है इसमें, इसको हम दूसरा नाम दे सकते हैं, इसको फॉरेन प्रोविजन का वर्ड नहीं है, इसको कुछ हम हम्म, यानी क्लॉजेस लिख लो इसमें, इंडिया, इसमें क्या कहाँ तक लिखा आपने? हाँ, अंडर एनी ऑफ क्लॉजेस मेंशनड
mentioned in the provision of this part, any part 2 constitution के part shall subject to the provisions of that any law that may be made by may be made by parliament made by parliament continue to be such citizen, ठीक है, continue to be such citizens। जो लास्ट है और इसके बाद फिर तो बहुत सारी चीजें हैं, थोड़ा सी चीजों को हम समझेंगे। जो आर्टिकल 11 है, ये कितना इम्पोर्टेंट है। इसमें सीधा सीधा दिया गया है कि इसमें पार्लियामेंट टू रेगुलेट द राइट ऑफ सिटीजनशिप बाय लॉ। पार्लियामेंट के पास अथॉरिटी है, लॉ के द्वारा पार्लियामेंट रेगुलेट करेगा राइट ऑफ सिटीजनशिप, ठीक है, हर चीज को लेकर। पार्लियामेंट टू रेगुलेट द राइट ऑफ citizenship by law. It means nothing is in the foregoing provisions of this part shall derogate from the power of parliament to make any provision concerning the acquisition and termination of citizenship। पार्लियामेंट के पास अथॉरिटी, पार्लियामेंट हैज अथॉरिटी टू कि कैन मेक द लॉ, कि वो लॉ बना सकती है कैसे एक्विजिशन होगा उसके रिलेटेड कंसर्निंग कोई भी ऐसी चीज होगी, या टर्मिनेशन कैसे होगा, जितने भी सिटीजनशिप से रिलेटेड मैटर्स हैं, पार्लियामेंट कैन मेक द लॉ रूल्स रिगार्डिंग द राइट ऑफ सिटीजनशिप। ओके, सो राइट डाउन। तो इसमें लिखना है नथिंग in the foregoing provision, nothing in the foregoing provisions of this part of this part of this part shall shall derogate from the power of parliament, derogate from the power of parliament to make any provision concerning the acquisition and termination of citizenship and all other matters relating to citizenship। ठीक है, ये तो हो गई छोटी छोटी चीजें हैं जो हमने इसको देखा, हमने इस चीज को समझा। अब हमें थोड़ा सा एक पॉइंट डालना है, समझना भी है इसको। जैसे कि एक्विजिशन ऑफ सिटीजनशिप का जो हमें पार्लियामेंट ने बनाया, चीजें की, रूल बनाया। अभी अभी मैंने सीए बिल भी मैंने बताया था उस दिन। सीए भी बिल आया 2019 में और ये एक्ट बन गया 2019-20 में। ये हमारा ये भी 20 में ही हमारा एक्ट भी बन गया। और इन सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है, इसमें 6 कम्युनिटीज को रखा गया, मुस्लिम को नहीं रखा गया था। ठीक है, सो अब इसमें हम थोड़ा सा चीजों को लेकर एक इसको देखेंगे।
Acquisitions of citizenship. अब एक्विजिशन में कैसे, देखो एक तो सिंपल सी बात है, एक्विजिशन या टर्मिनेशन ऑफ इंडियन सिटीजनशिप की अगर बात करें, इज गवर्न्ड बाय द प्रोविजन ऑफ सिटीजनशिप एक्ट 1955। जो पहला सिटीजनशिप एक्ट बनाया गया 1955 में आया, ठीक है। फिर इसके बाद इसमें कुछ रूल डाले गए, 2009 में भी रूल आया इसके लिए, कैसे कैसे हमारे क्या अक्वायर कैसे करेंगे सिटीजनशिप के लिए, वो भी है। बट 1955 जो हमारा एक्ट बनाया गया उसमें टर्मिनेशन और दोनों चीज़ों को उसमें मेंशन किया गया, ठीक है। सो बेसिकली अगर हम बात करें तो एक्विजिशन एंड टर्मिनेशन ऑफ इंडियन सिटीजनशिप is governed by the provision of the Citizenship Act 1955। इसके थ्रू इसमें जो प्रोविजन दिया गया है, इस प्रोविजन के द्वारा जो इसके गवर्न होता है, जो हम अलाउ करते हैं किसी को कैसा सिटीजनशिप मिल सकता है, कैसे टर्मिनेट हो सकता है, वो इस एक्ट में दिया गया है। इसके साथ साथ इसमें एक और रूल बनाया गया, सिटीजनशिप रूल। लेकिन ये रूल दूर बहुत देर में है, सिटीजनशिप। इसी के तहत हम 1971 में भी इंदिरा गांधी, जब हम बांग्लादेश अलग किया गया, उस टाइम पे भी इनको बोला गया था कि कैसे लोग हमारे यहाँ आ सकते हैं, इंटर कर सकते हैं, कैसे सिटीजन बनेंगे। और 6 कम्युनिटीज उस टाइम पे भी दी गई थी। 6 कम्युनिटीज कौन कौन सी हैं, ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, फिर भी बता देता हूँ मैं। हिंदू, सिख, बुद्ध, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी एंड क्रिश्चियन। ठीक है, एंड क्रिश्चियन। ये 2009 रूल है। 2009 रूल है ये, जिसके ये है। और इसमें सिटीजनशिप की जो हमने बात की वो इस तरीके से, इसमें कुछ रास्ते हैं कैसे कैसे हम एक्वायर कर सकते हैं। तो देयर आर सम पॉइंट्स कि कैसे हम कर सकते हैं, जैसे हमने ऑलरेडी पढ़ा है, बाय डिसेंट, बाय बर्थ। सबसे पहले तो बाय बर्थ ही है, फिर दूसरा है बाय डिसेंट, थर्ड है बाय रजिस्ट्रेशन, बाय रजिस्ट्रेशन, फिर है बाय न्यूट्रलाइजेशन। अब मैं इसको डिटेल में भी समझाऊंगा। सॉरी, न्यूट्रलाइजेशन कह रहा हूँ, नेचुरलाइजेशन, नेचुरलाइजेशन,
By incorporation of territory, incorporation of territory, सेक्शन 7, ठीक है। एंड लास्ट है स्पेशल प्रोविजन, प्रोविजंस अंडर असम अकॉर्ड। ठीक है, अब इनमें से थोड़ा सा हम समझ लेते हैं कैसे क्या है। बाय बर्थ तो सभी जानते हैं, ठीक है। बाय बर्थ यू पर्सन बॉर्न इन इंडिया, ऑलरेडी हमने पढ़ लिया। एंड बोथ द पेरेंट्स आर ग्रैंड पेरेंट्स आर इन इंडिया आर वन ऑफ द पेरेंट्स इज इंडियन, अदर वन इज नॉट एन इलीगल इमिग्रेंट। अब वो इमिग्रेंट नहीं, इलीगल इमिग्रेंट नहीं है, इंडिया में जन्मा है, ये उसके पेरेंट्स जन्मे हैं, सो भारत का नागरिक हो जाएगा। एंड बाय डिसेंट की बात करें, इंडिविजुअल्स born outside India, if both the either parents is an Indian citizen and not an illegal migrant नहीं है, illegal migrant हमेशा याद रखना है, तो उसे भी कंसिडर किया जाएगा एज ए इंडियन सिटीजन। ठीक है, बाहर जन्म जन्म होता है, बॉर्न होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ऐसा है। और उसको if their birth is registered at an Indian mission या post abroad within 1 year, अगर हमारे उसके जन्म के तुरंत 1 साल के अंदर हमारे इंडिया मिशन में या इंडियन मिशन या पोस्ट कहीं पर भी उसका रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो इंडिया का सिटीजनशिप लिया जाएगा। आफ्टर 1 year पीरियड ऑफ बर्थ परमिशन ऑफ MHA इज रिक्वायर्ड। MHA जानते हो क्या होता है MHA? कौन कौन जानता है MHA? कभी कभी MHA न्यूज़पेपर में लिख के आता है, जानते हो क्या होता है? क्या जी? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ठीक है। हाँ, इज रिक्वायर्ड, उसकी परमिशन रिक्वायर्ड होती है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की परमिशन रिक्वायर्ड होती है। अगर वो 1 साल के बाद आता है तो उसके बर्थ के अपने पीरियड के और उसे डिटेल कुछ रजिस्टर कराना है तो वो कराना पड़ेगा उसको, बच्चे के 1 साल के बाद। हाँ बोलो। हम्म। नहीं, वो उनके लिए नहीं लिया गया है ऐसे, आप अभी समझ, वो इलीगल जो हो रहा है, देखो जो रूल के तहत आ रहे हैं उनको तो कभी मना ही नहीं किया गया ना। आप इलीगल तरीके से एंट्री होगी, जो बॉर्डर के थ्रू आप इलीगल तरीके से माइग्रेंट हो रहा है, तो आप इसमें हर वर्ड में इलीगल क्यों वर्ड आ रहा है? अगर इलीगल तरीके से माइग्रेंट होगा तो आप नहीं हो सकते सिटीजन, नहीं रखा जाएगा ना, आपको भगाया जाएगा। क्योंकि अगर लीगल तरीके से आएंगे तो क्या करो। हाँ वो हम्म। नहीं रखा जाए क्योंकि उसके पेरेंट्स भी भारत के नहीं है ना। अब जन्म होने का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि वो सिर्फ आके भारत में जन्म ले ले रहा है ना। रजिस्ट्रेशन तो नहीं कराएगा ना उसका भारत में, किस बेस पे कराएंगे रजिस्ट्रेशन कि भारत के हैं? कोई तो बेस होना चाहिए ना उसका। जैसे कि सपोज करो कि बच्चा मेरे हुआ और मैं उसको उसमें बर्थ सर्टिफिकेट उसका बनवा ही नहीं रहा है, रजिस्टर ही नहीं करा पा रहा, वो रजिस्टर में आपका एड्रेस लेगा, आधार कार्ड लेगा, राशन कार्ड लेगा, कुछ तो लेगा, वोटर आईडी लेगा, हमारे पास है ही नहीं है। जब नहीं होगा तो कैसे हो जाएगा वो? ठीक है। हम्म। वो लोग करते ही हैं इसी तरीके से कि आप जाओ चीजें करो। ये कैप्चर करने का भी एक देखो, एक तो हम कभी कभी मजबूरी समझते हैं, लेकिन मजबूरी के साथ साथ कई बार ये स्ट्रैटेजी भी होती है। आज की डेट में हमारे यहाँ की पॉलिटिक्स इतनी डिस्ट्रॉय हो चुकी है, इतनी गंदी हो चुकी है, डर्टी हो चुकी है कि कह नहीं सकते।
कई बार वोटिंग के चक्कर में उनको बुलाते हैं, उनका वोट बनाते हैं, उनके राशन कार्ड बनाते हैं और उनके सॉरी उनका वोटर आईडी बना देते हैं और उनसे वोट डलवा देते हैं। ये वोटर लिस्ट में नाम ले आते हैं। एक्चुअल हमारा जो वोटर लिस्ट है, सेंसस है, उसमें उसका नाम है ही नहीं, लेकिन हमने उसकी वो बना के कि ये हमारा सिटीजन है और उसको बना के वोट डला दिया, क्योंकि हमें वोट चाहिए था, हमें पॉलिटिक्स में जीना है, रहना है। ठीक है। जो राजनीति करके ही जीते हैं लोग, जिन्हें राजनीति उनका सब कुछ है, तो उनके लिए राजनीति से बड़ा धर्म है ही नहीं कुछ। चाहे देश बिक जाए या लोग मर जाएं या देश की इकोनॉमी डाउन हो जाए। जब एनआरसी की बात हुई असम में, नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में, क्यों हुआ? इसलिए क्योंकि जानते हैं कि अगर कोई बाहरी आ जाएगा तो हमारे पास लैंड नहीं है, हमारे पास उतना, हमारे लोग खुद एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रहा उन्हें, खुद वो बेरोजगार घूम रहे हैं और बाहर से लोग आ जा रहे हैं, हम उन्हें कैसे दे पाएंगे? जब ये 2019 में सीएबी बिल आया और जब सीए एक्ट बनाया गया, उसमें असम और नॉर्थ ईस्ट की बाकी स्टेट भी बहुत ज्यादा इसके अगेंस्ट थे, इस चीज के कि आप ये गलत हो, और आ भी रहे हैं, सो हम नहीं रोक पाएंगे अपने यहाँ। आप कहीं रोकना है रोक लो उनको। कि आप ये दिखाना चाह रहे हो कि इनके साथ गलत हो रहा है, चाहे वो हिंदू हो मुस्लिम हो, कौन आ रहा है? मुस्लिम को ऐसे भी नहीं रखा गया था, लेकिन बाकी छह, ये क्रिश्चियन, पारसी, जैन, बुद्ध, सिख और हिंदू को रखा गया था। तो हम कैसे रखेंगे उनको अपने यहाँ? हमारे यहाँ लैंड कम है, हमारे यहाँ इकोनॉमी कम हो जाएगी, हमारे यहाँ लोगों की एक हर चीज की फैसिलिटी, जब लोग बढ़ते हैं ना तो आपका लैंड कम होता है, रहने में प्रॉब्लम आती है, आपको सर्विसेज कम मिलेंगी क्योंकि वो भी सर्विस का हिस्सा बन रहा है अब, आपको एम्प्लॉयमेंट कम मिलेगा क्योंकि उनको भी चाहिए, इकोनॉमी डाउन होगी, बहुत सारी चीजें होती हैं। ठीक है, बीमारियां बढ़ेंगी, तो ये सारी चीजें उसमें आ जाती हैं। ठीक है। हाँ, किया जाता है। बाय रजिस्ट्रेशन की बात करें, थर्ड, इसकी बात कर लेते हैं। बाय रजिस्ट्रेशन फॉर इंडिविजुअल ऑफ इंडियन origin हु हैव बीन रेजिडेंट इन इंडिया फॉर 7 years, अगर कोई पर्सन भारत के एक इंडिविजुअल के लिए है, origin हु हैव बीन resident in India for 7 years and resided in any country outside India, are married to a citizen of India, or have been a OCI, OCI जानते हो? OCI कार्ड होल्डर, यानी ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, ओसीआई कार्ड, इसे मैं अभी बताऊंगा, ओसीआई कार्ड होल्डर। ठीक है। ओसीआई कार्ड होल्डर है फॉर 5 years। ठीक है, हैव बीन अ ओसीआई कार्ड होल्डर फॉर 5 years, तो उससे भी बाय रजिस्ट्रेशन हो सकता है। फिर बाय नेचुरलाइजेशन की अगर बात करें, सेंट्रल गवर्नमेंट में इज इफ सेटिस्फाइड दैट एप्लीकेंट इज क्वालिफाइड फॉर नेचुरलाइजेशन अंडर द प्रोविजन ऑफ थर्ड शेड्यूल, जो थर्ड शेड्यूल है, ग्रांट हिम अ सर्टिफिकेट। ठीक है, वैसे नेचुरलाइजेशन के तहत भी आ जाएगा। बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी की बात करें, इफ एनी टेरिटरी बिकम्स अ पार्ट ऑफ इंडिया, सपोज कि कोई टेरिटरी है, भारत ने उसको क्या किया, कब्जा कर लिया, ये भारत का हिस्सा बन गई वो, तो मे बाय ऑर्डर सेंट्रल गवर्नमेंट की, उसमें वो आ गया, पार्ट ऑफ इंडिया बन गया, द सेंट्रल गवर्नमेंट मे बाय ऑर्डर स्पेसिफाई द पर्सन हु शैल बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया बाय रीजन of their connection with the territory, and those persons shall be a citizen of India as from the date to be specified in the order। जैसे हमने कोई टेरिटरी हमने कैप्चर, से कल के दिन हम एलओसी को, पी एलओसी के पीओके को हम कैप्चर कर लें, तो जो वहां के लोग हैं उनको तुरंत भारत की सिटीजनशिप मिल जाएगी। जैसे ऑर्डर पास होगा कि भारत का हिस्सा बन गया है, उनको सिटीजनशिप अलाउ कर दिया जाएगा। ठीक है। अब आते हैं लास्ट में, जो हमारा प्रोविजन की बात की गई, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, एक और एक्ट बनाया गया, अमेंडमेंट किया गया, एक 1955 था, फिर आया 1985 एक्ट, अमेंडमेंट एक्ट 1985।
clarified that citizenship for Indian who arrived in Assam before January 1, ये क्योंकि असम के लिए बात हो रही थी, January 1 first 1966 and have been resident there since then. The found as a foreigners after January 1st 1966 but before March 25 1971 must register themselves. ठीक है, इस पॉइंट को लिखना चाहो लिख लो, ये बहुत कम मिलती हैं चीजें लिखने के लिए। लिख लो द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 1985 clarified citizenship for Indians who have who arrived in Assam before January 1st 1966 and have been resident there since then. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है दोज फाउंड एज फॉरेनर्स आफ्टर January 1st 1966 बट बिफोर March 25 1971, ये उसके लिए है जब बांग्लादेश अलग किया गया। उसमें बोला गया था जिसे कोई तकलीफ है वो आ सकता है, डेट दी गई थी कि आप आकर भारत की सिटीजनशिप ले सकते हो। इंदिरा गांधी ने खुलेआम ये चीज बोली थी, तो हमारी प्राइम मिनिस्टर जो इंदिरा गांधी थी, ठीक है। तो इसमें लिख सकते हो बट बिफोर March 25 1971 मस्ट रजिस्टर देमसेल्फ। ठीक है, तो ये हो गया इतनी सी बात इसकी। अब आते हैं लॉस ऑफ सिटीजनशिप। सिटीजनशिप का लॉस कैसे होगा? ठीक है, जाएगी कैसे सिटीजनशिप, कैसे जाएगी? तो अब हेडिंग डाल लेना है, उसको समझना है। लॉस ऑफ सिटीजनशिप, कैसे सिटीजनशिप जाएगी? इसमें बहुत सारी चीजें हैं सिटीजनशिप जाने के लिए, भी बहुत सारी हमारे पास। पहला तो ये है कि सिटीजनशिप एक्ट जो है हमारा, द सिटीजनशिप एक्ट 1955, ये बताता है कि 3 ऐसे वो चीजें हैं जिससे सिटीजनशिप जा सकती है। 3 थिंग्स है, देयर आर 3 थिंग्स ऑफ लूजिंग citizenship whether gain under the act or before it under the constitution। देयर आर कौन कौन सी हैं बेटा? पहला नंबर, पहला नंबर इज, कौन कौन सी चीजें जहां से हमारा जा सकता है? ये ऐसे 3 चीजें हैं हमारे पास, दे आर 3 थिंग्स, इनके थ्रू सिटीजनशिप लूज हो सकती है, मीन्स ऑफ लूजिंग सिटीजनशिप। ठीक है, रिन्यूंसिएशन, टर्मिनेशन एंड डिप्राइवेशन। हम इस तरीके से इसकी अगर कैसे कि इसमें कैसे सिटीजनशिप जाएगी, कैसे लूज करेगा? एनी सिटीजन, इंडियन सिटीजन कैन
renounce his or her citizenship by making a declaration as per Citizen Rule 2009. However, a child may, within 1 year after attaining full age, resume Indian citizenship. According to government data, over 16 lakh Indians have renounced their Indian citizenship since 2011, including 2,25,620 people in 2023. ठीक है, इस पॉइंट को लिखना चाहो इसमें लिख सकते हो, डेटा भी आपके पास हो जाएगा और इस बार भी मालूम चल जाएगा, जैसे अभी सिटीजनशिप आएगी ना, सेंसस हो जाएगा तो भी मालूम चल जाएगा, नया डेटा आ जाएगा। लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू, वो सॉरी ऐसे लिखो पहले आप यहाँ से, एनी इंडियन सिटीजन, एनी इंडियन सिटीजन कैन renounce can renounce his or her citizenship by making a declaration as per, by making a declaration as per citizenship rule 2009, जो ऑलरेडी मैंने यहाँ पर बताया हुआ ये इस रूल के तहत। ठीक है, इस चीज को आपको समझना है। इसके साथ इसमें however a child may within 1 year after attaining full age resume Indian citizenship. According to the government data, over 16 lakh Indians have renounced their Indian citizenship since 2011. ठीक है, including 2,25,620 people in 2023. इन लोगों को भी जोड़ लें, अगर 23 में जो 2,25,620 लोग रिनाउंस्ड हुए उनका भी नाम अगर हम जोड़ लें तब। ठीक है, समझ आ गया यहाँ तक? ओके गुड। इसी में अब आते हैं टर्मिनेशन वाले पॉइंट पे। टर्मिनेशन कैसे? इफ एन इंडियन सिटीजन विलिंगली एक्वायरिंग सिटीजनशिप एनी अदर रीजन, किसी भी कोई पर्सन किसी अदर नेशन की विलिंगली एक्वायर करता है सिटीजनशिप, सो उसकी इंडिया की सिटीजनशिप जो है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी? टर्मिनेट हो जाएगी। ठीक है, दिस प्रोविजन इज नॉट एप्लीकेबल ड्यूरिंग टाइम ऑफ वॉर। ये याद रखना, ये एक नोट है इसका। बट टर्मिनेशन का जो पार्ट है, दिस प्रोविजन यानी टर्मिनेशन प्रोविजन इज नॉट एप्लीकेबल ड्यूरिंग टाइम्स ऑफ वॉर। वॉर के टाइम पे ऐसा नहीं होगा। ठीक है, क्यों नहीं किया जाता? जानते हो क्यों नहीं किया जा सकता ऐसा? कोई चीज ऐसा ना हो कि आप जाके हमारी चीजों को वहां पर स्पाई का काम करो, चीजें ऐसे करो और वहां पर, है ना? राइट। अब डिप्राइवेशन की बात करें, ये कैसे है? इट इज अ कंपल्सरी टर्मिनेशन ऑफ सिटीजनशिप इन इंडिया बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। ये है कंपल्सरी टर्मिनेशन, इसे बोलते हैं। इट इज अ कंपल्सरी टर्मिनेशन ऑफ सिटीजनशिप इन इंडिया बाय अ सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, इसके लिए बहुत सारी चीजें हो सकती हैं।
citizen of India by naturalization, registration, domicile, and residence may be deprived of his citizenship under certain condition. ठीक है, जैसे सर्टेन कंडीशन मतलब अगर आप कोई भी सिटीजनशिप ली है भारत में, वो किसी फ्रॉड तरीके से लिया है, या आपने कुछ डिस लॉयलिटी दिखाई है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के लिए, जैसे अभी आप एसआईआर की बात कर रहे थे कि इतना हटाया गया वहां से, तो वो कहीं ना कहीं फ्रॉड तरीके से एंट्री हुई है, डिसलॉयल्टी दिखती है उनकी, अनलॉफुली वो हमारे भारत का पार्ट बन रहे हैं, या इनेमी कंट्री है, वहां से वो भारत में जबरदस्ती घुस के इस तरीके से कर रहे हैं, तो उनको हम उन्हें डिप्राइवेशन की बात करते हैं, उन्हें हटाएगा, भारत सरकार खुद हटा देगी, इसीलिए हटा रही है, भारत सरकार ही तो कर रही है ना हटाने का काम। ठीक है, सेम ही हो रहा है, तो ये अभी भी आ रहा है, डिप्राइवेशन ही इसे बोलेंगे। ठीक है, समझ आ गया? ओके गुड, लिखते भी जाना है और समझते भी जाना। अब आते हैं नेक्स्ट, ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। ये सुनते बस हो, इसे समझना भी है कि क्या है ये, पढ़ना भी है और समझना भी है। अगर हम इसमें ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया यानी ओसीआई कार्ड होल्डर्स, भी कई बार बोलते नहीं कि ओसीआई कार्ड होल्डर्स है, मतलब इसको हम ये बोल सकते हैं होता क्या है, दिस इज अ बेसिकली अ फॉर्म ऑफ परमानेंट रेजिडेंसी अवेलेबल टू द पीपल ऑफ इंडियन origin एंड देयर spouses, जो उसका साथी है, पार्टनर है, लाइफ पार्टनर है, द फॉर्म ऑफ परमानेंट रेजिडेंसी अवेलेबल टू द पीपल ऑफ इंडियन origin, जो भारत में ओरिजिन हुए हैं, ठीक है, उन लोगों के लिए है, और या फिर उनके, या एंड देयर स्पाउसेस, या उनके स्पाउसेस में से कोई है इंडिया में, तो इट ग्रांट देम द एबिलिटी टू लिव एंड वर्क इन इंडिया indefinitely। ठीक है, ओसीआई इज नॉट टू बी मिसकंस्ट्रक्ट कंस्टिट्यूट एज अ डुअल सिटीजनशिप। ठीक है, ये ऐसा नहीं है कि आप ये इसमें हम ये कह रहे हैं कि वो दूसरी कंट्री का भी सिटीजन ले रहा है और हमारी कंट्री की भी ले रहा है, तो डबल सिटीजनशिप हमारे यहाँ सिस्टम है, ये ओसीआई इसका मतलब ये नहीं है। ठीक है, लेकिन इसमें एक चीज बस ये है कि ओसीआई में ये है कि ये एक परमानेंट फॉर्म ऑफ परमानेंट रेजिडेंसी है अवेलेबल टू द पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन, उनके लिए कि यहाँ रुक के अपना काम चीजें, ओरिजिन ऑफ, अगर ओरिजिन उनका रहा है इंडिया का तो वो है, ये उनमें से स्पाउसेस था, उन्हें एबिलिटी मिलती है इस चीज की कि वो भारत में रह सकते हैं, काम कर सकते हैं, ठीक है, इनडेफिनेटली, बट वो सिटीजनशिप ऐसा नहीं है कि उन्हें डबल सिटीजनशिप दी जा रही है। ठीक है, वो सिर्फ आके ऐसी चीजें कर सकते हैं, उनके क्या बेनिफिट है, क्या लॉसेस है, क्या चीजें ऐसी हैं, उन चीजों को थोड़ा सा देख लेते हैं। ओसीआई स्टेटस अलाउ करता है इंडिविजुअल सर्टेन प्रिविलेज सच एज मल्टीपल इंटायर्स इनटू इंडिया विदाउट एक्वायरिंग अ वीजा, भारत में आ सकता है, एंट्री कर सकता है, द एबिलिटी टू ओन प्रॉपर्टी इन इंडिया एंड द राइट टू वर्क इन सर्टेन फील्ड्स। ओसीआई होल्डर्स नॉट एलिजिबल टू वोट, क्योंकि वो सिटीजन नहीं है, इसके लिए एलिजिबल नहीं होगा, भारत की प्रॉपर्टी ले सकते, उसकी अपनी प्रॉपर्टी एलिजिबल है, वो काम करने के लिए एलिजिबल है किसी भी फील्ड में, लेकिन वो भारत में वोट डाल नहीं सकता है, क्योंकि सिटीजन वो भारत का ओरिजिन जरूर है लेकिन सिटीजनशिप कहीं और के लिए रखी है। ठीक है, इसके साथ साथ होल्ड पब्लिक ऑफिस, नॉट एलिजिबल टू वोट, hold public office, are acquiring agricultural or plantation properties in India, ये चीजों के लिए एलिजिबल नहीं है। फिर से पॉइंट समझ लेना, ये भारत में क्या क्या कर सकता है, एंट्री कर सकता है, पहली चीज विदाउट, कैसे, विदाउट रिक्वायरिंग वीजा, वीजा की जरूरत नहीं पड़ेगी, एंटर कर सकता है। एंड एबिलिटी, उसकी कौन सी एबिलिटी है, दूसरी एबिलिटी
टू ओन प्रॉपर्टी इन इंडिया, वर्क कर सकता है इंडिया में कहीं पर भी, इन सर्टेन फील्ड्स में, मतलब कुछ फील्ड्स होंगी, सर्टेन फील्ड्स, उनमें कर सकता है। बट इसमें देखा जाए तो ओसीआई कार्ड होल्डर्स के बाद के एलिजिबल नहीं है, नॉट एलिजिबल फॉर, एलिजिबल किस चीज के लिए नहीं? टू वोट, वोट नहीं डाल सकता। होल्ड ऑफिस, होल्ड पब्लिक ऑफिस, पब्लिक ऑफिस होल्ड नहीं कर सकता। और ना ही वो एक्वायर कर सकता है, एक्वायर एग्रीकल्चर लैंड एक्वायर नहीं कर सकता। एंड प्लांटेशन प्रॉपर्टीज, कि चाय की बागान कर ले वो भी नहीं कर सकता इन इंडिया। इट इज डिजाइन्ड टू फैसिलिटेट क्लोजर ties between the Indian diaspora and India। ये ध्यान रखना, ये एक ऐसा डिजाइन किया गया है टू फैसिलिटेट क्लोजर टाइज है बिटवीन द इंडियन डायस्पोरा एंड इंडिया। ठीक है, ये इसके बाद यहां पर हम रिनुसिएशन की बात करें, ऑफ रिनुसिएशन, हाँ बोलो। अ, जैसे सपोज करो, एग्जांपल तो मैं ऐसे ही बता, जैसे सपोज करो आप, और आप भारत में जन्मे हो, मतलब भारत के ओरिजिन हो, या आपके पेरेंट्स या कोई, जैसे कि ऋषि सुनक है, भारत का ओरिजिन था ना, ऋषि सुनक, जानते हो, प्राइम मिनिस्टर थे यूके के, भारत ओरिजिन है। तो वो अगर भारत आना चाहेंगे तो उनके लिए कोई सिटी, वो वीजा की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत सारे लोग अपना ओसीआई कार्ड बनवा लेते हैं इंडिया में। वो अगर ऐसा कोई भी पर्सन होगा जो वहां पर रह रहा है, भारत का मूल है, मूल निवासी है, वहां पर रह रहा है, या उसमें से उसकी स्पॉज है, कोई भी है, मूल निवासी रहे हैं पहले, या कोई भी ऐसा इंडियन ओरिजिन हो, तो वो वहां पर एक भारत आकर अपना जॉब शुरू कर सकते हैं। उन्हें एक फैसिलिटी मिलेगी, उन्हें वीजा की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो ऐसे ही जैसे इंडिया के लोग आते हैं जाते हैं, सो वैसे आके यहाँ पर परमानेंट रेजिडेंसी कर सकते हैं, और यहाँ काम कर सकते हैं, कुछ सर्टेन फील्ड्स में अपनी चीजें बढ़ा सकते हैं, कुछ अपना वर्क कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते, वो राइट है इनके पास। लेकिन हैं? नहीं, अगर वो पहले इंडिया का सिटीजन रहा है, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना, या उसके पेरेंट्स इंडिया के सिटीजन रहे हैं, ठीक है, पहले, तो वो उसको भी वीजा की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो चाहे कोई भी हो। ठीक है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। पाकिस्तान को छोड़ के, बांग्लादेश को छोड़ के, हाँ, ये मत कर देना कि पाकिस्तान और ये इसको आप कर दो। ठीक है, पाकिस्तान और बांग्लादेश, इनमें लागू नहीं होती हैं चीजें। हैं? चाइना में है, चाइना का है। ठीक है, तो इसमें ये है, ये एलिजिबल नहीं होंगे कि आप ऑफिस को होल्ड करो, कोई गवर्नमेंट ऑफिस होल्ड करो, या कोई आप हमारे वोट डालने का अधिकार नहीं रहेगा, एग्रीकल्चर नहीं कर सकते हो, प्लांटेशन लैंड नहीं ले सकते, बाकी सारा काम कर सकते हो। ठीक है, रिनोसिएशन की बात करें, आप ओवरसीज सिटीजनशिप, full age OCI of full age and capacity make a declaration announcing his overseas citizenship of India। ठीक है, और every minor child of that person registered as an OCI, कोई भी माइनर चाइल्ड है और पर्सन का, उस पर्सन का जो OCI पहले से था,
उसे भी ओसीआई में डाला जा सकता है। ठीक है। और इसके लिए कभी भी ये भी है कि कैंसलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन एज ओसीआई, कैंसलेशन भी हो सकता है। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कि ये कैंसलेशन होना चाहिए तो वो कैंसलेशन रजिस्टर कर सकती है। और क्योंकि अगर आपने ओसीआई जबरदस्ती, कब होगी वही चीज आ गई ना फिर से, जैसे कि अगर गलत तरीके से, ठीक है, ले रहा है यहाँ का ओसीआई कार्ड बन ले रहा है फ्रॉड तरीके से, या पर्सन ने चीजें डिसअफेक्शन है या चीजें नहीं दिखाई उसने ठीक से, कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया के टूवर्ड्स उसकी चीजें नहीं हैं कि भारत के संविधान को मान रहा हो ठीक से, उसका सम्मान कर रहा हो, ये है। और वो अगर किसी इनेमी के साथ जुड़ता है, जुड़ के चुपचाप यहाँ ओसीआई ले लेता है, लेकिन इनेमी कंट्री के साथ जुड़ के भारत में काम कर रहा है, तो कहीं ना कहीं वो स्पाई का काम करता है, तो वो सब अगर पाया जाता है तो उसे तुरंत कैंसिल कर दिया जाएगा उसका। ठीक है। समझ आया? अब इसमें एक वर्ड और भी है, दैट इज एनआरआई। एनआरआई सभी जानते हो, एनआरआई पढ़ेंगे हम, एक पीआईओ पढ़ेंगे। एनआरआई नॉन रेजिडेंट इंडियन। ठीक है। एनआरआई हो गया ना, एनआरआई। ठीक है, लेकिन इतने में बात खत्म नहीं होती, ये तो सिर्फ इसका फुल फॉर्म है। मतलब इंडियन ओरिजिन, इंडियन ओरिजिन, who reside outside of India for employment, business or other purposes के लिए गया है, but maintain strong ties to India। ठीक है। often including family, property and investment। अगर इन सभी के साथ भारत के साथ स्ट्रॉन्ग टाई अप है उसका, तो वो एनआरआई ही कहलाएगा। ठीक है, उसे एनआरआई कर सकते हैं। वो हो सकता है कि नौकरी के लिए गया हो भारत से बाहर, या किसी बिजनेस पर्पज से गया हो, या कोई और अदर पर्पज रहा हो उसका। ठीक है। लेकिन भारत के साथ उसका अच्छा स्ट्रांग बॉन्ड है, और उसकी फैमिली, प्रॉपर्टी, इन्वेस्टमेंट यहाँ पर है इंडिया में, सो वो एनआरआई ही कहलाएगा। ठीक है, वो एनआरआई हो सकता है। पीआईओ की बात करें, पीआईओ क्या है? पीआईओ इज अ पर्सन, अगर हम बात करें, अ पर्सन हु वाज एन इंडियन, जो पहले इंडियन नेशनल था, एंड हुज एसेंस्टर वर इंडियन नेशनल्स, जो या तो उनके पूर्वज इंडियन नेशनल रहे होंगे, हु नाउ होल्ड सिटीजनशिप नेशनैलिटी इन अदर कंट्री, किसी अदर कंट्री की सिटीजनशिप ले ली है, और उसके पास फॉरेन पासपोर्ट है उसका। ठीक है, तो वो हमारा कैसा होगा? पीआईओ में आएगा। ठीक है, समझ आया? गुड, अगर समझ आ रहा है तो बस यही चाहिए, समझ आ जाए, कोई एग्जाम में चीजें ना रह जाए कि ऐसा कुछ चीजें नहीं पढ़ी है आपने, केवल सिटीजनशिप इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर लास्ट में जब कभी किसी न्यूज़ में देखते हो तो फिर चीज़ें वैसे हो जाती हैं। अब पीआईओ का अगर कभी ऐसा पूछा जाए तो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन बोला जाता है इसको। फुल फॉर्म यही है जो मैंने पहले ही बताया कि इसका क्या कर सकते हैं। अ पर्सन, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, यानी अ पर्सन हु हैज़ हु वाज इंडियन नेशनल्स, या उनके पेरेंट्स इंडियन नेशनल रहे हों, एसेंस्टर रहे हों, कोई भी ऐसा, लेकिन अब उसने फॉरेन कंट्री का ले लिया है, उसके पास फॉरेन पासपोर्ट है, तो हम उसको रख सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ें हैं इसमें। तो ये बेसिकली सिटीजनशिप यहाँ से कंप्लीट हो गई। कल से हम स्टार्ट करेंगे फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी। अब फंडामेंटल राइट्स निकला तो फिर चीज़ें थोड़ा इजी रहे, थोड़ा मतलब किया है। और फंडामेंटल ड्यूटीज का है ही कितना है, छोटा सा पार्ट है, डीपीएसपी के साथ ही तो जुड़ा है फंडामेंटल ड्यूटीज। हाँ, हाँ वो अलग से चैप्टर है, लेकिन आर्टिकल 51 ए में दिया है। ठीक है। हाँ, तो उतनी सी बात है, वो तो उसमें अंडरस्टूड है। चलो कोई नहीं, मैं करा तो रहा ही हूँ, है ना, तो मैं करवा दूंगा। ओके, सो मिलते हैं इसमें। ठीक है, ओके बेटा।
हाँ, आंसर कर लेते हैं आपका इसके बाद, तुरंत आप रुको, आंसर चेक कर लेते हैं। हाँ, दोबारा ही करना है। ठीक है बेटा, समझ आया आपको भी? ओके बेटा, ओके ओके।